जी, तो अब हमने ड्राइव करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लगाया था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर, तो कई तरह की इक्वेशंस बनाई थी और उनमें से एक इक्वेशन हमारे पास एम इक्वेशन थी जो कि हमने देखा था कि वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ड्राइव करवाएगी। तो इसको ड्राइव करने से पहले आप पिछली वीडियो देख लें या फिर इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप लोग कि ये कैसे आ सकती है हमारे पास इसकी डेरिवेशन। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है, इसको स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर किसी एटम्स को या किसी सबस्टांस को, क्योंकि सबस्टांस के अंदर एटम होते हैं, तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ऑर्बिट्स की ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, उनके ओरिएंटेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इसी का आइडिया देता है। ठीक है, अगर इसकी डेरिवेशन की बात करें तो आपके पास थी एम इक्वेशन। वो एम इक्वेशन क्या है? 1/5 d² phi ओवर d phi स्केयर इज इक्वल टू -m²। ये इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, या कभी कभार बुक्स वाले ये माइनस इधर लगा देते हैं, वो m² के इक्वल रख देते हैं। ये क्या है? वेव फंक्शन। ये क्या है? वेव फंक्शन। और नीचे क्या है? वेव फंक्शन के हिसाब से या उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं फाई की, उनके लिहाज से डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर हम पूरी इक्वेशन को फाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? d² phi ओवर d phi स्केयर -m² phi हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे समझें कि फाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कट जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो d² phi ओवर d phi स्केयर प्लस m² phi इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमारे पास देखें कि ये यहाँ पे पावर 2 आ चुकी है, फाई के अंदर इक्वेशन है, तो बोलेंगे ये इक्वेशन आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं उनका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो क्या है आपके पास? फाई विल बी इक्वल टू a sin phi m प्लस b cos phi m। ठीक है जी, ये इसको इक्वेशन को अगर मैथमेटिकल टूल्स के ज़रिए सॉल्व करें तो ये इसका आंसर आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, खुद से इस इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम कहते हैं लेट फाई 0 पे चेक करते हैं। फाई 0 का मतलब क्या है कि इसको आप लोग चेक करें। फाई 0 या इसकी जगह फाई की जगह भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? a sin फाई या इसकी जगह 0m प्लस b cos 0m। साइन 0 0, cos 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? पूरा फैक्टर ये 0 हो जाएगा। तो फाई 0 किसके इक्वल आ जाएगा? फाई 0 पे b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, लेट फाई 2 पाई पे चेक कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली नज़र आ रहा है हमें कि 0 का अगर साइन 0 पे अगर ये वेव फंक्शन या यहाँ पे फाई डिफ़ाइन नहीं है तो 2 पाई भी क्या मतलब क्या है? 0, तो उस पर भी वो डिफ़ाइन नहीं होगा। तो रख के देख लेते हैं, a साइन 2 पाई m प्लस b cos 2 पाई m हो जाएगा। तो साइन 2 पाई क्या होता है? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। cos 2 पाई क्या होता है? 1, तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा? फाई 2 पाई पे भी क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ठीक है जी, अब जनरलाइज अगर करें कि फाई n इवन पाई, मतलब कि इवन पाई के ऊपर देखा जाए तो वो भी क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो वेव फंक्शन है ये b के इक्वल आ रहा है या ये 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं हम लोग। एट दी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, इसी तरह 20 पाई, इसी तरह 1000 पाई और इसी तरह इवन n पाई। तो हमने
ये देख लिया कि ये वैल्यूज़ जो हैं b बार बार रिपीट हो रही हैं इनके ऊपर, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन का बिहेवियर कुछ इस तरह का हो कि उसमें वैल्यूज़ लगाने से, यानी कि इवन वैल्यूज़ लगाने से पाई की वो ख़ास वैल्यू को रिपीट करे, तो हम लोग उसका एक जनरल सा सॉल्यूशन लिखते हैं कि एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं खुद से, फाई विल बी इक्वल टू एक सी कांस्टेंट ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम और साथ में फाई। दोबारा सुन लें, इस इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन ये आ गई। ये जनरल सॉल्यूशन के अंदर ए और बी जो हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अब इनको निकालने के लिए हम इन इक्वेशन का बिहेवियर देखते हैं, ये कैसी इक्वेशन है। तो उसमें ज़ीरो लगा के देख लिया, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो फंक्शन वो वे फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो ऐसा अगर किसी फंक्शन का बिहेवियर आ जाए तो उसका जनरल जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट फाई की वैल्यू, सी कोई एक कांस्टेंट ई की पावर प्लस माइनस आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये वही एम है जो उस इक्वेशन के अंदर, फाई वो साथ में आ जाएगा, ठीक है जी। ये सॉल्यूशन याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस इक्वेशन से यहाँ तक आने के लिए 3-4 पेजेस की डेरिवेशन लाजमी होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं, लाइजेशन, ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन का तरीका हमें पता है कि 0 to n पाई कर लें या 2 पाई कर लें। 0 का मतलब अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 पाई का मतलब है दोबारा एक चक्कर घूम के आपने 2 पाई के ऊपर आना है या 0 के ऊपर ही आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। 2 पाई का मतलब 360 भी होता है। फाई यानी कि ये वाला, उसका एंटी मतलब स्टार, साथ में डी फाई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। या इसको कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं कि फाई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू फाई और फाई का एंटी। फाई स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी जो कि अपर कर्व होता है, ये वाला लोअर कर्व, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों की डेंसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब वैल्यू लगाएं, 0 to 2 पाई, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ई प्लस आयोटा एम फाई। एंटी का मतलब तो माइनस के साथ वैल्यू, जिसके स्टार नहीं लगा होता उसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज छुपी हुई हैं, पॉजिटिव वाली इस फाई की जगह रख देंगे और नेगेटिव वाली इस एंटी की जगह रख देंगे। तो ये तो वैल्यू आ गई इसकी जगह, और दूसरा सी ई की पावर माइनस आयोटा एम इंटू फाई, और साथ में क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इंटीग्रल 2 पाई सी और सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वो कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह जाएगा ई, उसके बाद बेस एक जैसी पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि आई एम आयोटा एम फाई माइनस आयोटा इंटू एम इंटू फाई डी फाई इज इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की, तो सी स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 2 पाई, यहाँ पे ई की पावर 0 डी फाई इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर 0 to 2 पाई ई की पावर 0 1, तो ख़त्म हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1। डी फाई का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, फाई, तो सी स्क्वायर इंटू फाई और साथ में वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएंगे, 0 to 2 पाई इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो सी स्क्वायर इंटू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 0 है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0। तो सी स्क्वायर इंटू 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 पाई, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 पाई, ठीक है जी। अब ये सी की वैल्यू निकाल ली जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, अब इसकी जगह लगाएंगे हम लोग, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगी, फाई विल बी इक्वल टू क्या है, 1/√2 पाई ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एम और इंटू फाई। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है जी।
अब ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन इज़ ओनली वैलिड if m gets values +-1 +-2 +-3 और +-4। ठीक है जी, यानी कि जब हम लोग वैल्यूज़ देंगे और साथ में ज़ीरो भी लगा लें। ठीक है, यानी कि ये जो सोल्यूशन है ये तभी रियल और डिफाइंड होगा जब ये वैल्यू खुद से हम लोग पुट करके इसमें रखते जाएंगे। कैसे? e की पावर m की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू सारा फैक्टर 0, e की पावर 0 1, इसका मतलब पूरा फैक्टर 1, ये डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद m की वैल्यू 1 रखेंगे तो आयोटा √5 e की पावर हो जाएगा, वो कुछ वैल्यू आएगी, वो भी डिफाइंड होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब वैल्यूज़ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 भी ले सकता है, प्लस माइनस भी ले सकता है 1, +-2 +-3 और +-4 भी ले सकता है, और आगे सो ऑन ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा वो ये वाली वैल्यूज़ होगा। ठीक है, और ये क्या बताएंगी, ओरिएंटेशन। जैसे s ऑर्बिटल, इसके लिए जब हम लोग काउंट करते हैं, m को कैलकुलेट करते हैं तो m कितना आता है, 0। इसका मतलब है s की ओरिएंटेशन एक ही पॉसिबल है, वो कौन सी है, स्फेरिकल। लेकिन p के लिए जब ऑर्बिटल के लिए निकाला जाता है इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, तो m की वैल्यू आती है 0 +-1। ठीक है जी, दो वैल्यूज़ को होल्ड करता है। यानी कि जब p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व की जाती है तो वहाँ पे ये इस तरह की वैल्यूज़ के अलावा कोई सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब m की कौन कौन सी वैल्यू p के लिए होते हैं, 0 +1 -1, 3 तरह की ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है जी, तो 0 के सामने कौन सी आएगी, pz, प्लस के लिए कोई एक रख लें px, और ये फिर माइनस के लिए py। ठीक है, तो ये pz, px, py, तो ये p ऑर्बिटल की आपने शेप देखी होगी, इसी तरह की होती है। तो d के लिए कौन कौन सी होंगी, वो क्या होगा, 0, उसके बाद +-1 और +-2। ठीक है जी, अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं मिला जुला के, 5 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी, 0 +1 +2 -1 और -2। ठीक है, तो कितनी तरह के d ऑर्बिटल्स होंगे, 5 तरह के। कौन कौन से, dxy, dyz और dzx, dx² y² और dz², 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास मौजूद है वो इन्हीं डेरिवेशंस की बेस के ऊपर, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लगा के हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर क्वांटम नंबर्स को फाइंड किया गया, और 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए, जिनमें से एक क्वांटम नंबर जो हमने अभी डिराइव किया है, डैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड डैट विल होल्ड ओनली द वैल्यूज़ ऑफ +-1 +-2 इंक्लूडिंग 0। ये बढ़ती चली जाती हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस व्हेन एनी एटम इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।